नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 70 प्रश्न हैं। भूगोल के पाठ्यक्रम को कुल 10 इकाइयों में बांटा गया है और प्रत्येक इकाई से 7-7 प्रश्नों को लिया गया है। आइए तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कैनियन, मोनाडोनाक, डेल्टा, यू आकार की घाटी, ड्रमलिन, विनाशात्मक स्थल रूप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच और लास्ट ऑप्शन है चतुर्थ श्रेणी के उच्चावच। इसका उत्तर सी होगा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान, झील इनको सम्मिलित किया जाता है और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नदी की तरुणावस्था में सरिता अपहरण की घटना किस कारण होती है? ऑप्शन है शीर्षवर्ती अपर्दन, पार्श्विक अपर्दन, लंबवत अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन। इसका उत्तर ए होगा, शीर्षवर्ती अपर्दन या अभिशीर्ष अपर्दन। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेताओं के नाम है और दूसरी तरफ स्थल रूपों के विकास की संकल्पना। पुग महोदय का सवाना अपर्दन चक्र, डेविस महोदय ने सागर तटीय प्रदेश के अपर्दन चक्र की व्याख्या की है, बीदी महोदय ने कास्ट प्रदेश के अपर्दन चक्र की व्याख्या की है और प्लेंटियर महोदय ने परिहिमानी अपर्दन चक्र की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप एक दिग्नत कटक, एक दिग्नत घाटियां आदि का निर्माण किस संरचना में होता है? ऑप्शन है भ्रंश संरचना, वलित संरचना, रिफ्ट संरचना, व्युत्क्रम संरचना। इसका उत्तर बी होगा, वलित संरचना। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम लोयस मिट्टी का भौगोलिक अध्ययन किस भूगोलवेता ने किया? ऑप्शन है हम्बोल्ट, रिटर, वान रिchthofen, स्टाम। इसका उत्तर सी होगा, वान रिchthofen। वान रिchthofen ने चीन के भौगोलिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने ही सर्वप्रथम लोयस मिट्टी का भौगोलिक अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित कीजिए। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के मध्य स्थित है। मोहो असंबद्धता निचला क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य स्थित है। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य स्थित है और गुटेनबर्ग विशर्ड असंबद्धता निचले मेंटल एवं बाह्य कोण के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिद्धांत और नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रवाह शक्तियां दी गई हैं। वेगनर प्रवाह सिद्धांत, इन्होंने चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण एवं प्लवनशीलता की शक्ति का उल्लेख किया अपने सिद्धांत में। जोली प्रवाह सिद्धांत, जोली महोदय ने रेडियो सक्रिय पदार्थों की शक्ति का उल्लेख किया। आर्थर होम्स ने भूगर्भ में तापीय संवहनीय धाराओं का उल्लेख किया और डेली महोदय ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उल्लेख किया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तापमान वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है भूमि की प्रकृति, समुद्रीय तरंगें, महासागरीय धाराएं और डी है समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें उत्तर होगा बी, समुद्री तरंगें जो तापमान वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि भूमि की प्रकृति, महासागरीय धाराएं और समुद्र तल से ऊंचाई ये तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, हिम क्रिस्टल पर मेघ अस्थिरता का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है बर्गरान, बोवेन, म्यूर, नेपियर। इसका उत्तर ए होगा, बर्गरान महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून इनमें से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन है विषुवत रेखीय पछुआ पवने, मध्य अक्षांशीय पछुआ पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने। इसका उत्तर ए होगा, विषुवत रेखीय पछुआ पवने। अगला प्रश्न, किसी एक समय विश्व का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बादलों से ढका रहता है? ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 50%।
इसका उत्तर डी होगा 50%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? AF उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, ये सही है। AM उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये भी सही है। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना, ये भी सही है। बी ऑप्शन है AB गर्म मरुस्थल, ये गलत है। गर्म मरुस्थलों को BWH से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थानीय पवनों को दिया गया है गिबली, हर्मटन, सिरक्को, जोंडा, और दूसरी तरफ उन स्थानों को दिया गया है जहां ये पवनें प्रवाहित होती हैं। उत्तरी अफ्रीका से माल्टा तक, अर्जेंटीना, सहारा से गिनी तट तक, लीबिया। गिबली जो है वो लीबिया में प्रवाहित होती है। हर्मटन जो है वो सहारा से गिनी तट तक प्रवाहित होती है। सिरक्को जो है वो उत्तरी अफ्रीका से माल्टा तक, और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पवन वायुदाब की पेटियों के विस्थापन के कारण किस विशिष्ट जलवायु दशाओं का सूत्रपात नहीं होता? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति, ये होता है वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण। पर्वतीय समीर व घाटी समीर की उत्पत्ति 60 अंश से 70 अंश अक्षांशों के मध्य वर्ष में 2 प्रकार की हवाओं का आगमन, ये भी सही है। मानसून हवाओं का जन्म, ये भी सही है। हमारा बी ऑप्शन गलत है। पर्वतीय समीर व घाटी समीर ये स्थानीय घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतः सागरीय कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है डेविस, डाना, सैलिस तथा फ्लोरेंस, जॉनसन तथा बोरकार्ट। इसका उत्तर ए होगा डेविस। डेविस महोदय ने पंख तरंग सिद्धांत का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित कीजिए। एक तरफ महासागरीय धाराओं को दिया गया है अगुलहास धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूरोशियो धारा, बेंगुला की धारा, और दूसरी तरफ महासागरों को दिया गया है दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। अगुलहास की धारा जो है वो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट की धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में, क्यूरोशियो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगुला की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन समुद्री जल में लवणों के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब हमें अधिक से कम की ओर जाना है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, कथन कारण का है। कथन ए, अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। कारण आर, सागर का आकार जितना बड़ा वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। कथन हमारा सही है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है, और इसका कारण भी सही है। सागर का आकार जितना बड़ा वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की अपेक्षा बड़ा है, इसलिए प्रशांत महासागर में कम तापांतर पाया जाता है और अटलांटिक महासागर में अधिक तापांतर पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेताओं के नाम हैं डार्विन, डेली, मरे, गार्डिनर, और दूसरी तरफ सिद्धांत हैं हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, स्थिर स्थल पर आधारित विलयन घोल सिद्धांत, अवतलन या निमज्जन सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत, लहरों के कटाव का सिद्धांत। डार्विन महोदय ने अवतलन या निमज्जन सिद्धांत दिया। डेली महोदय का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है। मरे महोदय का है स्थिर स्थल पर आधारित विलयन घोल सिद्धांत, और गार्डनर महोदय का है स्थिर स्थल सिद्धांत, लहरों के कटाव का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। पहला इसमें है प्रवाल विरंजन की घटना का सर्वप्रथम अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में किया गया। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों का मुख्य भोजन हरे रंग के
शैवालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, इसे विरंजन कहते हैं। सागरीय जल के औसत सामान्य तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि से शैवाल का रंग सफ़ेद हो जाता है। और लास्ट इसमें है, क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन के 4 स्तर निर्धारित किया। कैटास्ट्रॉफिक विरंजन, प्रचंड विरंजन, सामान्य विरंजन तथा नगण्य विरंजन। इसमें ऑप्शन सी जो है वो असत्य है, बाकी सब सही है। सागरीय जल के औसत तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि से शैवाल का रंग सफ़ेद हो जाता है, ना कि 5 डिग्री। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। प्रवाल विरंजन की घटना का सर्वप्रथम अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में किया गया, ये सही है। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल का मुख्य भोजन हरे रंग के शैवाल का रंग सफ़ेद हो जाता है, इसे विरंजन कहते हैं, ये भी सही है। क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन के 4 स्तर निर्धारित किए हैं, कैटास्ट्रॉफिक विरंजन, प्रचंड विरंजन, सामान्य विरंजन तथा नगण्य विरंजन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित कीजिए। एक तरफ ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दिया गया है, संतुलन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत। दूसरी तरफ भूगोलवेताओं का नाम दिया है, R.A. हैरिस, विलियम हेवेल, लाप्लास, आइजैक न्यूटन। संतुलन सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन का है, गतिक सिद्धांत जो है वो लाप्लास महोदय का है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस महोदय का है, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 22 मध्य अक्षांशीय घास के मैदान के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। पहला इसमें विश्व का ब्रेड बास्केट, खाद्य की टोकरी। दूसरा है गहन कृषि। तीसरा है बड़े पशु फार्म। चौथा है अनाज तथा पशुधन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है इन्हें, खाद्य की टोकरी, ये सही है। बड़े पशु फार्म पाए जाते हैं, ये भी सही है। अनाज तथा पशुधन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जबकि यहाँ गहन कृषि नहीं होती है, यहाँ विस्तृत कृषि होती है। तो हमारा दूसरा इसमें गलत है, तो पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है। इस तरह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में गहन कृषि नहीं होती, विस्तृत कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 स्थान कार्य लोक में घनिष्ठ संबंध की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है लीप्ले, पैट्रिक गेडिस, रेडजेल, विडाल डीला ब्लास। इसमें ए ऑप्शन सही है हमारा, लीप्ले महोदय ने स्थान कार्य लोक की संकल्पना का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। द ज्योग्राफी ऑफ पुरान्स, SM अली, ये सही है। द रेसेस ऑफ मैन, हेडन का है, ये भी सही है। इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी, RP सिंह, ये गलत है। इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी RL सिंह की है। ऑन ज्योग्राफी एंड इट्स हिस्ट्री, ये स्टोडार्ट की है, ये भी सही है। इस तरह हमारा उत्तर जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेताओं के नाम दिए हैं, हार्टशोन, सेफर, फेनमैन, S. थॉमस कुहन, और दूसरी तरफ उनकी संकल्पनाओं को दिया है, भूगोल की परिधि, भूगोल में अपवादवाद, भूगोल की प्रकृति, प्रतिमान अथवा निदर्श, पैराडाइम। हार्टशोन भूगोल की प्रकृति, शेफर भूगोल में अपवादवाद, फेनमैन भूगोल की परिधि, और S. थॉमस कुहन प्रतिमान अथवा निदर्श, पैराडाइम। क्वेश्चन नंबर 26 ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक इनमें से किस भूगोलवेता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हार्वे, जॉनस्टन, स्टाम, रिटर। इसका उत्तर बी है, जॉनस्टन। क्वेश्चन नंबर 27 भूदृश्य संस्कृति का परिणाम है, यह कथन इंगित करता है। ऑप्शन है निश्चयवाद की ओर, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनियतिवाद की ओर। इसका उत्तर सी होगा, संभववाद। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है। मानसिक मानचित्र, गोल्ड, ये सही है। ज्ञानात्मक मानचित्र, डाउन्स, ये भी सही है। संभाव्यवाद, स्टेप, ये भी सही है। प्रत्यक्षवाद, बेरी, ये गलत है।
प्रत्यक्षवाद की संकल्पना ऑगस्ट काम्टे महोदय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? ऑप्शन ए अवस्थिति, बी मानव पर्यावरण अंतर्संबंध, सी प्रादेशिक विश्लेषण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। अवस्थिति, मानव पर्यावरण अंतर्संबंध और प्रादेशिक विश्लेषण ये सभी भूगोल का विषय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 30, आदर्शतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण पैदा करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है एडविन केनन, डाल्टन, रॉबिन्स और डी है कार्ल सैंडर्स। इसका उत्तर डी होगा, कार्ल सैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 31 कथन कारण का है। कथन ए, भारत की गिनती जनसंख्या लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। कारण आर, भारत में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। कथन हमारा सही है, भारत की गिनती जनसंख्या लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है और कारण भी सही है, भारत में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। परंतु यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ जनसंख्या लाभांश से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या से है। भारत की गिनती जनसंख्या लाभांश के देशों के रूप में की जाती है क्योंकि भारत में कार्यशील जनसंख्या जो 14 से 64 आयु वर्ग के अंतर्गत आती है की संख्या बहुत अधिक है, जबकि भारत में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या भी अधिक है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ए है गुरुत्व मॉडल E.S. ली, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत G.K. जिफ, क्षेत्रीय अंतःक्रिया संकल्पना हैंगरस्ट्रैंड, अंतरायली अवसर मॉडल एस. स्टोफर। इसमें ए ऑप्शन गलत है, गुरुत्व मॉडल ली महोदय का नहीं है, गुरुत्व मॉडल रेली महोदय का है, जबकि न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत J.K. जिफ का है, सही है। क्षेत्रीय अंतःक्रिया संकल्पना हैंगरस्ट्रैंड ये भी सही है। अंतरायली अवसर मॉडल एस. स्टोफर का है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्गेस के सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत के अनुसार अच्छे आवासों की मेखला किस पेटी में स्थित है? ऑप्शन है प्रथम पेटी, द्वितीय पेटी, तृतीय पेटी, चतुर्थ पेटी। इसका उत्तर डी होगा, चतुर्थ पेटी। क्वेश्चन नंबर 34, जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवास का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? ऑप्शन है रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, नेबुला प्रतिरूप। इसका उत्तर सी होगा, आयताकार प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं। ऑप्शन है मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी की घाटी में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ए होगा, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 36 सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेताओं के नाम है वेबर, स्मिथ, होटलिंग, हुवर और दूसरी तरफ औद्योगिक स्थापना से संबंधित सिद्धांतों के नाम है न्यूनतम उत्पादन लागत, अधिकतम लाभ, न्यूनतम परिवहन लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा। वेबर महोदय का है न्यूनतम परिवहन लागत, स्मिथ महोदय का है अधिकतम लाभ, होटलिंग महोदय का है बाजार प्रतिस्पर्धा और हुवर महोदय का है न्यूनतम उत्पादन लागत। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो? ऑप्शन है रबर, चावल, जूट, जौ, जूट, चाय, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, मक्का। इसमें ए ऑप्शन सही है, रबर, चावल, जूट। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार के खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है? ऑप्शन है मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि, उद्यान कृषि, गहन कृषि। इसका उत्तर बी होगा, विस्तृत कृषि। क्वेश्चन नंबर 39 सुमेलित कीजिए। ऊर्जा का आधारभूत अक्षय स्रोत सौर ऊर्जा होगा। ऊर्जा का परंपरागत नवीकरणीय स्रोत जल शक्ति। ऊर्जा का अपरंपरागत नवीकरणीय स्रोत ज्वारीय ऊर्जा।
और लास्ट है ऊर्जा का अपरंपरागत अनवीकरणीय स्रोत, ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 40, अवस्थिति त्रिभुज या स्थानीयकरण त्रिभुज की सहायता से किसने अपने सिद्धांत की व्याख्या की? ऑप्शन ए है क्रिस्टालर, बी है हूवर, सी लॉश और डी है वेबर। इसमें डी उत्तर सही है, वेबर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख कोयला क्षेत्रों को दर्शाया गया है। यूक्रेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख कोयला क्षेत्रों में न्यू कैसल और लिथिगो, डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र, रूर घाटी, वेस्टफेलिया, टूला, कुचबास, सखालिन। जर्मनी में रूर घाटी, वेस्टफेलिया स्थित है। रूस में टूला, कुचबास, सखालिन स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल और लिथिगो और यूक्रेन में डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, उपांत स्थल या रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया? ऑप्शन है स्पाइकमैन, मैकिंडर, जेलेन, कार्लसन। इसका उत्तर ए होगा स्पाइकमैन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे राजनीतिक भूगोल का पिता माना जाता है? ऑप्शन है जेलेन, रेडजेल, मैकिंडर, ब्लाश। इसका उत्तर बी होगा रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 44, सीमा तथा सीमांत के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है सीमांत एक क्षेत्रीय विस्तार होता है जबकि सीमा मात्र एक रेखा होती है। बी, सीमांत प्राकृतिक प्रवृत्ति रखता है जो भौगोलिक प्रदेशों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जबकि सीमा कृत्रिम होती है। ऑप्शन सी, एक सीमांत अभिकेंद्रीय शक्ति रखता है जबकि सीमा अपकेंद्रीय शक्ति। और डी है सीमांत विलोपित हो जाता है तथा इसका स्थान सीमाएं ग्रहण कर लेती हैं। इसमें सी ऑप्शन गलत है, असत्य है, बाकी सब सही हैं। एक सीमांत अपकेंद्रीय शक्ति रखता है जबकि सीमा अभिकेंद्रीय। सीमांत का एक क्षेत्रीय विस्तार होता है जबकि सीमा मात्र एक रेखा होती है। सीमांत प्राकृतिक प्रवृत्ति रखता है जो भौगोलिक प्रदेशों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जबकि सीमा कृत्रिम होती है। सीमांत विलोपित हो जाता है तथा इसका स्थान सीमाएं ग्रहण कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? प्रजाति वर्गीकरण का आधार। ऑप्शन ए, हेडन ने बालों के आधार पर किया, ये सही है। टॉपिनार्ड ने शरीर के कद के आधार पर किया, ये भी सही है। रोलैंड डिक्सन ने खोपड़ी की लंबाई के आधार पर किया, ये भी सही है। कुवियर महोदय ने आंख की बनावट के आधार पर किया, ये गलत है। कुवियर महोदय ने रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया? ऑप्शन ए है नेग्रिटो, बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सी भूमध्य सागरीय, डी नार्दिक। इसका उत्तर सी होगा भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 47, सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेताओं के नाम हैं डी हार्वे, डी एम स्मिथ, ई हटिंगटन, टी डब्ल्यू फ्रीमैन, और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों का नाम है अ 100 Years ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस एंड द सिटी, द पल्स ऑफ एशिया। हटिंगटन महोदय का है द पल्स ऑफ एशिया। टी डब्ल्यू फ्रीमैन महोदय का है अ 100 Year ऑफ ज्योग्राफी। डेविड हार्वे महोदय का है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और डीएम स्मिथ महोदय का है ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी सतह का वह व्यापक प्रदेश जिसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है रेंज, बी है स्टेंशिया, सी टोफिलिया और डी है काम्पेज। इसका उत्तर डी होगा काम्पेज। क्वेश्चन नंबर 49, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नगर नियोजन संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। नगर नियोजन संगठन, इसकी स्थापना 1957 में हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, इसकी स्थापना
1985 में, दिल्ली मास्टर प्लान इसकी स्थापना 1962, दिल्ली विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1955 में हुई। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों का परीक्षण करें और सही उत्तर के कूट का चयन करें। पहला इसमें कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 ईस्वी में केंद्र द्वारा प्रवर्तित किया गया। दूसरा है इसे इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सबसे पहले लागू किया गया। तीसरा, जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रबंध और क्षेत्र के पारिस्थितिकीय उपयोग को प्रोत्साहन करना। और चौथा इसमें है क्षेत्र विशेष में भूमि जल संसाधन की संभाव्यता का अधिकतम उपयोग करके कृषि आधारित अर्थतंत्र का विकास करना CADP का उद्देश्य है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP से संबंधित सारे ही कथन इसमें सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी सही है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 ईस्वी में केंद्र द्वारा प्रवर्तित किया गया। इसे इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सबसे पहले लागू किया गया। जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रबंधन और क्षेत्र के पारिस्थितिकी उपयोग को प्रोत्साहन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्र विशेष में भूमि जल संसाधन की संभाव्यता का अधिकतम उपयोग करके कृषि आधारित अर्थतंत्र का विकास करना CADP का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 51 सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ भूगोलवेताओं के नाम। संचयी परिणामी मॉडल ये गुन्नार्ड मिडल महोदय का है, ये सही है। ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत ये हार्शमैन का है। मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल ये फ्रैंक महोदय का है। विकास ध्रुव सिद्धांत ये पेरोक्स महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 52 नियोजन प्रदेश से प्रासंगिकता रखते हुए भारत को 15 संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा। ऑप्शन है SP चटर्जी, RL सिंह, CP पीठावाला और डी ऑप्शन है V नाथ। इसका उत्तर डी होगा, V नाथ। क्वेश्चन नंबर 53 प्रति चुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट योजना, B दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश, C रायलसीमा योजना और डी है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना। इसका उत्तर डी होगा, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना। क्वेश्चन नंबर 54 भारत में इनमें से किस तंत्र में पाए जाने वाले शैल सबसे अधिक खनिज युक्त हैं। ऑप्शन ए है कुड़प्पा तंत्र, B धारवाड़ तंत्र, C गोंडवाना तंत्र, D विंध्य तंत्र। इसका उत्तर बी होगा, धारवाड़ तंत्र। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लौह खनिज का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन ए कोच्चि, बी पारादीप, सी कलकत्ता, डी विशाखापत्तनम। इसका उत्तर डी होगा, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 56 सुमेलित कीजिए। एक तरफ अपवाह प्रतिरूप है, दूसरी तरफ नदियां हैं। जालीनुमा प्रतिरूप, अध्यारोपित प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप और ये अपकेंद्रीय प्रतिरूप। दूसरी तरफ है दामोदर व स्वर्ण रेखा, महानदी व नर्मदा, सिंहभूम क्षेत्र की नदियां, कोसी व विंध्यन। जालीनुमा प्रतिरूप जो है सिंहभूम क्षेत्र की नदियों में पाया जाता है। अध्यारोपित या पूर्वारोपित अपवाह प्रतिरूप दामोदर व स्वर्ण रेखा नदियों में पाया जाता है। आयताकार प्रतिरूप जो है कोसी व विंध्यन नदियों में, जबकि अरीय अपकेंद्रीय प्रतिरूप महानदी व नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 57 कथन कारण का है। कथन ए ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में मानसून गर्त की स्थिति पाई जाती है। कारण उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। इसमें कथन हमारा गलत है, जबकि कारण सही है। ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में मानसून गर्त की स्थिति पाई जाती है। मानसून गर्त की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में
वर्षा ऋतु में पाई जाती है, ना कि ग्रीष्म ऋतु में, इसलिए कथन हमारा गलत है। और कारण हमारा सही है। उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 58 सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृषि के प्रकार दिए गए हैं, झूम कृषि, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि। दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है बुंदेलखंड, पंजाब तथा हरियाणा, नागा पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ। वाणिज्यिक कृषि पंजाब तथा हरियाणा में की जाती है, निर्वाह कृषि बुंदेलखंड क्षेत्र में, झूम कृषि नागा पहाड़ियों में और रोपण कृषि कार्डमम पहाड़ियों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 लेटराइट मिट्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है लेटराइट मृदा का सबसे पहला अध्ययन एफ बुचानन ने किया। लेटराइट मृदा का अर्थ ब्रिक ईंट होता है। लेटराइट मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रारूपिक मृदा है। और लास्ट है इसमें आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के क्रमांतर के कारण लेटराइट मृदा में सिलिका का निच्छालन होता है। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं। लेटराइट मृदा का सबसे पहला अध्ययन एफ बुचानन महोदय ने किया। लेटराइट मृदा का अर्थ ब्रिक ईंट होता है। लेटराइट मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रारूपिक मृदा है। आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में क्रमांतर के कारण लेटराइट मृदा में सिलिका का निच्छालन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में 1991 से 2001 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। ऑप्शन है 20.11%, 26.20%, 23.06%, 21.34। इसका आंसर डी होगा 21.34%। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय मानसून से संबंधित तापीय अवधारणा हेली द्वारा दी गई। फ्लोन के विचार में मानसून स्थलीय पवन तथा सागरीय पवन है। उपोष्ण जेट स्ट्रीम तथा अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। मोनेक्स अभियान भारत तथा सोवियत संघ का एक संयुक्त प्रयास था। इसमें बी ऑप्शन गलत है। फ्लोन के विचार में मानसून स्थलीय पवन तथा सागरीय पवन है, ये गलत है। बाकी सब कथन सही हैं। भारतीय मानसून से संबंधित तापीय अवधारणा हेली द्वारा दी गई थी, सही है। उपोष्ण जेट स्ट्रीम तथा अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मोनेक्स अभियान भारत तथा सोवियत संघ का एक संयुक्त प्रयास था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 गेहूं की पैदावार के पूर्वानुमान के लिए कौन सी सांख्यिकी विधि उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए मानक विचलन, बी काई स्क्वायर, सी सहसंबंध, डी प्रतिगमन। इसका उत्तर डी होगा प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 63 सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ खनिज संसाधन। क्षेत्र में है भंडारा, इसमें मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है। बालाघाट तांबा के लिए, बालाघाट तांबा और मैग्नीज दोनों के लिए फेमस है। चैंपियन श्रृंखला ये सोना संसाधन के लिए फेमस है। नेल्लोर ये अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन से उच्चावच को दर्शाते हैं। कंटूर रेखाएं, हैश्योर, आइसोक्रोन, आइसोबार। इसमें पहला कंटूर रेखाएं और हैश्योर ये दो उच्चावच को दर्शाते हैं, तो हमारा उत्तर 1 और 2 होगा, मतलब सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65 एक मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और उसकी निरूपक भिन्न एक संबंधे 20 लाख है। इन दो स्थानों के बीच वास्तविक दूरी होगी। ऑप्शन है ए 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। यहाँ निरूपक भिन्न एक संबंधे 20 लाख है, अर्थात मानचित्र पर एक इकाई धरातल के 20 लाख इकाई को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर धरातल के 100 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी।
क्वेश्चन नंबर 66, हवाई छायाचित्र में दो प्रतिबिंबों के बीच अंतर को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेडियल, प्लैनिमेट्रिक, फोटोफोन, रेवेल्स प्लॉटर और डी है विस्थापनाभास मापक। हमारा डी ऑप्शन सही होगा, विस्थापनाभास मापक। क्वेश्चन नंबर 67, गोलाकार आरेख में गोलों की त्रिज्या निम्नलिखित में से किस एक के समानुपाती होती है? ऑप्शन है मात्राओं का वर्गमूल, मात्राओं का घनमूल, मात्राओं की प्रतिशतता, वास्तविक मात्राएं। इसका उत्तर बी होगा, मात्राओं का घनमूल। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ए है एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच का सहसंबंध गुणांक 3.5 है। ये गलत है, सहसंबंध +1 से -1 के बीच ही रहता है। बी, प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ये भी गलत है। प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है। ये भी गलत है। लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपीकरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है। ये सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा वितरण मानचित्र बनाने की मात्रात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन है वर्णमात्री विधि, वर्ण प्रतीकी विधि, बिंदु विधि, सममान रेखा विधि। इसमें बी ऑप्शन सही है, वर्ण प्रतीकी विधि। वर्ण प्रतीकी विधि जो है वितरण मानचित्र की अमात्रात्मक विधि है। क्वेश्चन नंबर 70, कथन कारण का है। कथन ए, गहन सागरीय क्षेत्र को जैव मरुस्थल कहा जाता है। कारण आर, जलीय परितंत्रों में सर्वाधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख में होती है। हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है, मगर ये व्याख्या नहीं कर रहा। गहन सागरीय क्षेत्र को जैव मरुस्थल कहा जाता है, ये सही है। जलीय परितंत्रों में सर्वाधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख में होती है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये था प्रैक्टिस सेट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।